हेलो गाइस, वेलकम टू दारासा। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं और हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ का बहुत ही मजेदार चैप्टर है और जिसका नाम है क्या? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान और एकदम फैंटास्टिक चैप्टरों में से एक चैप्टर है और मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि हम लोग मैटर की स्टडी स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में ही मैटर पढ़ा था। इसमें हम लोग पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है हम लोग इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर का नाम आप लोग डाल सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सर, अगर मैं एटम्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है। तो अगर मैं एटम के बारे में बात करूं तो एटम को हम पुराने समय से, बहुत पुराने समय से जानते हैं। कोई एटम छोटी मोटी चीज नहीं है। जो पार्टिकल की मैं आज बात करने जा रहा हूं उसको आप लोग परमाणु के नाम से जानते हैं। अब सुना है ना परमाणु? पक्का। परमाणु कहां से टर्म आया, कैसे हुआ, क्या चीज हुई, देखो। तो हम लोग परमाणु के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और परमाणु हमारे महर्षि कर्ण थे, उन्होंने दिया था टर्म। तो उन्होंने परमाणु के बारे में हमें समझाया था और परमाणु के बारे में समझाने के बाद उन्होंने कहा था क्या, कि अगर आप किसी भी चीज की छोटी से छोटी टुकड़े 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 करते चले जाओ तो आप एक छोटी सी यूनिट पे पहुंचोगे और उस यूनिट को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे बात रखी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रीक फिलोसफर्स आए, जैसे कि आपका डेमोक्रिटस था एंड ल्यूसिपस। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके क्या है, ग्रीक ग्रीक फिलोसफर्स आए और बहुत सारी चीजें उन्होंने भी बताई, सेम कंडीशन ये बताई। लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट जिनका नाम डाल्टन आया और उन्होंने लैटिन लैंग्वेज से एक टर्म उठाया, बनाया, जिसका नाम क्या दे दिया? एटम। और हम आज उसी पार्टिकल ऑफ मैटर को इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? पक्का। तो इसी एटम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये पूरी इसकी कहानी थी। परमाणु, परमाणु से शुरू होते होते आज जिस पार्टिकल को हम जानते हैं वो क्या है? एटम। लेकिन हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? परमाणु। अब सुना है ना परमाणु बम? ठीक है, तो वही परमाणु है ये। ठीक, तो चालू करते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ने हैं। सर, तो हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है क्या? पहले पढ़ेंगे एटम के बारे में, फिर यहाँ पे टर्म आएगा मॉलिक्यूल के बारे में, फिर यहाँ पे जो टर्म या जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ लॉ है। जैसे दो लॉ है हमारे में, कुछ नहीं है, ऐसे लॉ पांच छह हैं। लेकिन हम लोग जो सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस में क्लास नाइन्थ में जो है वो कौन से? दो। कौन कौन से? पहला है लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चालू करते हैं इन्हीं लॉज के साथ में और आगे की चीज समझते हैं। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा मोल के बारे में, तो मैंने इस चैप्टर को कुछ कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। मैं समझाता हूँ कंसेप्ट हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। पहले एटम को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के क्या होते हैं? अलग अलग सिंबल्स। तो उन सिंबल्स को कहां से आया गया? क्या सारे एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं या सारे एलिमेंट को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटम का सिंबल पता चल गया, फिर उसके बाद कितना भारी होता है, कितना साइज होता है, तो कितना भारी वजन इसके बारे में, और कितना साइज होता है इसका, और एटम एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे कैसे करके कंपाउंड बना सकता है। तो इसके बारे में कैसा दिखता है दिखता है वो नेक्स्ट चैप्टर में है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो टोटल हम लोग एटम की आज बेसिक नॉलेज लेने वाले, कितने किस पार्टिकल में हो सकते हैं, इतना वजन दिया हुआ है तो कितने एटम हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आइए चालू करते हैं हम लोग ये चैप्टर। चालू करने से पहले हम लोग पहले फोकस करते हैं हमारे किस बात पे? जो चैप्टर का नाम है। तो सर आपको एटम के बारे में पता चल चुका है इस टाइम पे। तो अब जो टर्म बचा हुआ है वो है आपका क्या? मॉलिक्यूल। एटम के बारे में पता चला कि स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे एक मैटर मिलके बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। और सेकेंड यूनिट क्या है आपकी? मॉलिक्यूल। सॉरी, यूनिट कह रहा हूं,
टर्म जो लिखा हुआ है वो क्या है, मॉलिक्यूल। सर तो मॉलिक्यूल पे फोकस करते हुए हम लोग आगे की दुर्घटनाओं को देखेंगे इस चैप्टर में क्या होगा। तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम एटम आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, मॉलिक्यूल। सपोज करो ए एक एटम है, बी दूसरा एटम है, ये सेम टाइप का भी हो सकता है, तो सेम टाइप के एटम ले लेते हैं ए और ए, ठीक है। हम लोग एज यूजुअल जैसे हम लोग चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं, तो आज भी हम लोगों ने चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करी है। एटम के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, तो नेक्स्ट टर्म जो है आपका क्या है, मॉलिक्यूल, उसके बारे में समझते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, ए आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़ गए या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़ गए, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, जिसको मैं ए ऐसे समझो, ऐसे लिख दूं, या फिर ए और बी इस तरीके से मैं इसको लिख दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को बोलेंगे आप क्या, मॉलिक्यूल। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वैसे आप, मुझे लग रहा है एक दो चीज देख के भी आए होंगे, इट इज CO2, सब लोगों ने देखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। बचपन से इसका फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्लिक कराना स्टार्ट कर देती है हमारी बुक्स, तो वहीं से हमें पता चला कि इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर यहाँ पे बेसिक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। सबसे पहली चीज तो एटम ही है, दूसरी टर्म जो है वो आपका क्या है, मॉलिक्यूल। तो आप अब एटम के बारे में भी जानते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में भी जानते हैं। दो टर्म इस चैप्टर में बार बार रिपीट होने जाएंगी, जिनका नाम है क्या, पहली टर्म है आपकी एलिमेंट और दूसरी टर्म है आपकी कंपाउंड। बार बार इस चैप्टर में आपके दिमाग में आएंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 1 2 3 4 ये 4 टर्म एकदम क्लियर होनी चाहिए, जिनमें से पहली टर्म में क्लियर करा चुका, दूसरी टर्म में क्लियर करा चुका, तीसरी टर्म की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि ये वाली टर्म सबसे पहले आपने कहां से पढ़ी, सोचो, पढ़ी थी क्या आपने? और एक बहुत सुनी सुनी बात है, फर्स्ट टर्म की बात है, फर्स्ट चैप्टर सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा तो अब सुन लो इनके बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं, जब एक मैटर ले लिया, सपोज करो मैंने कोई M नाम का, ये क्या है, मैटर है, अब मैं इसके टुकड़े टुकड़े करता हूं, तो जब मैंने इसके पीस करने शुरू करे, तो अगर जब मैं इसके पीस करूं तो ये सारे सबसे छोटी यूनिट जो है, जब मैंने इसके पीस करे मैं सबसे छोटी यूनिट पे पहुंच गया, और सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी, एटम है, तो मैं इसके सबसे छोटी यूनिट पे पहुंच गया, और सबसे छोटी यूनिट क्या है यहाँ पे, एटम है। और ये एटम कैसे हो जाए, सिमिलर, तो इस चीज को मैं बोलूंगा क्या, एक एलिमेंट। क्या बोलूंगा, एक एलिमेंट। यहीं पे जब मैं इसकी छोटी से छोटी यूनिट पर पहुंचूं, यानी कि एटम्स पे पहुंचूं, तो ये एटम दो या दो से ज्यादा तरीके के मुझे देखने को मिल जाए, तो वही चीज को मैं क्या बोलूंगा, कंपाउंड। अरे क्लियर हुआ ना, तो एलिमेंट और कंपाउंड मैंने यहां पे बता दिया। अब दिमाग में एक चीज सेट रखना, क्या, कि जब एटम सिमिलर हो तो एलिमेंट, और जब मॉलिक्यूल आपका सिमिलर हो जाए तो उस चीज को क्या बोलोगे आप, कंपाउंड। सर आपने तो अभी एक चीज बताई थी कि सेम तरीके के भी जुड़ सकते हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, डिफरेंट एटम्स का, तभी आप उसको क्या कहोगे, सही। अब समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं, तो ऑक्सीजन नेचर में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम कंपाउंड में नहीं रखेंगे, इसको किस में रखेंगे हम लोग, बिल्कुल सही है, किस में रखेंगे, एलिमेंट में रखेंगे। क्यों रख रहे हैं हम इसको एलिमेंट में, क्यों, क्योंकि मैं अगर इसकी छोटी से छोटी यूनिट देखूंगा तो इसके एटम्स सिमिलर लिखेंगे, और सिमिलर दिखने पे किस में चला जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे एग्जांपल है आपका नेक्स्ट CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। सर ये आप कहां से लिख रहे हैं, ये कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब सिंबल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डरने वाली बात नहीं, टेंशन ना लीजिए।
मजे से पढ़िए बस। तो कार्बन और ऑक्सीजन इसमें मिले हुए हैं। जब मैं इनकी छोटी से छोटी यूनिट को देखूंगा तो देखने पे मुझे पता चलेगा कि इसमें कार्बन का भी एटम है और साथ में बिल्कुल सही बात है ऑक्सीजन का भी एटम है। तो ये क्या हो गया आपका एक कंपाउंड हो गया। तो बस इन 4 टर्म के साथ में चैप्टर को पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग जो चालू करने जा रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो सर देखो, दो साइंटिस्ट या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलजुल के कुछ लॉज दिए और उन लॉज को हम इकट्ठा करके और क्या बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में रख देते हैं। तो इन लॉज की खास बात क्या है, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नाम से कि इन लॉ की जो खास बात है कि आपस में एलिमेंट्स कंबाइन किस तरीके से होते हैं और क्या चीज कैसे कैसे कंबाइन होंगे, क्या मास के हिसाब से कंबाइन होंगे या नंबर के हिसाब से कंबाइन होंगे, वो सारी बातें इन लॉ से हमें पता चलेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास इस चैप्टर में बस 2 ही लॉ हमें पढ़ने हैं और वो 2 लॉ क्या है, पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चले चालू करते। तो नेक्स्ट हेडिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, चलो पहला लॉ डालो। इसमें फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या काम करना है, मास को कंजर्व करना है। तो मास को हमें बचाना आता है, डाइटिंग पे चले जाते हैं हम, भाई सेम रखना, चाहे 75 किलो का मैं अब हूं तो 75 किलो का बाद में भी निकलो, है ना। तो ये लॉ है, बस खत्म। नहीं, चलो तो केमिस्ट्री में समझते हैं इस लॉ को। तो ये कहता है जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि कोई केमिकल प्रोसेस होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास बिगाड़ा जा सकता है और ना मास बनाया जा सकता है, ये इन्होंने समझा है। तो सर चालू करते हैं। मान लेते हैं कोई 2 सब्सटेंस है ए, हाँ तुम तो ए और बी के पीछे ही पढ़ता, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद एक नई चीज आपको दे रहे हैं दैट इज ए और बी। ठीक, तो ये दोनों आपस में कंबाइन, चलो ए बी नहीं लिखते, बार बार ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी आपस में कंबाइन हो रहा, हमें नई चीज मिली दैट इज सी। तो अब समझते हैं कि क्या होगा। मान लो x ग्राम ए का था, y ग्राम बी का था, तो आपसे पूछा गया कि भैया ये कितने ग्राम बनेगा। तो सिंपली आपको बता देना है कि जितना प्रोडक्ट बना है, जितनी चीज बनी है, यानी कि मास ऑफ सी इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ये लॉ सिंपली यही चीज हमको बताता है बस कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास बना और ना मास बिगाड़ा। तो जितना मास इन दोनों का है उतना ही मास किसका निकल के आएगा, सी का निकल के आएगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ के हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो लॉ है आपका कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सर चालू करते हैं। नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आसान सा है ये भी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसको भी चालू कर देते हैं। ना तो मास बना ना मास बिगड़ा, तो मास का चला गया तूफान उठाने। चलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट
प्रपोर्शन। तो सर समझते हैं, ये लॉ सिंपली एक चीज कहता है क्या, कि जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक, या एक केमिकल सब्सटेंस बनता है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं बाय देयर मासेस, यानी कि उनके मासेस का एक डेफिनेट रेशियो होता है हमेशा। तो ये लॉ सिंपली ये कहता है, तो आप लोग लिख लीजिए, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज क्या, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इन ए केमिकल सब्सटेंस द क्या एलिमेंट्स आर present in definite proportion, या elements are always, लिख लो चलो, always present in definite proportion by their masses, या by mass लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लॉ सिंपली बस ये चीज बताता है आपको। सर समझते हैं जरा, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। ये लॉ सिंपली ये कहता है कि जो कंपाउंड जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी बना हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 CO2 CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए क्या चीज चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए आपको 12 ग्राम तो कार्बन चाहिए और साथ में 32 ग्राम ये चाहिए। तो कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनती है तो आपका मास कार्बन का 12 चाहिए और ये इतना चाहिए। अब कम लगेगा तो 6 ग्राम हो जाएगा, उस हिसाब से रेशियो है। तो ये जो रेशियो है ये क्या रहेगा, हमेशा एक फिक्स आएगा। यानी कि अगर मैं 44 नहीं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लग जाऊं तो मेरे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, उसको काट देता हूँ, रेशियो निकालने की कोशिश करता हूँ, तो कितना आएगा, काटापीटी शुरू की जाए, ठीक है। कुछ कुछ के लिए काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा और 4 8 जा 32, तो 3:8। इसका भी कितना आएगा 3:8 और इसका भी कितना आएगा 3:8। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम बनाऊंगा तो मुझे ये कितना चाहिए 6 और ये कितना चाहिए, ऑब्वियस बात है आधा हो जाएगा, ठीक। तब भी इसका रेशियो कितना आएगा 3:8। इससे कम बनाऊंगा तो भी ये रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। इतना ये लॉ आपको समझाता है, ठीक है। ऐसा लगा था जैसे भी गाना गा दूंगा, इतना इतना इतना, चलो साफ। तो ये लॉ भी खत्म। हाँ, ये लॉ जो है आपका प्राउस्ट सर ने दिया था हमारे, ठीक। तो प्राउस्ट सर ने बड़ी मेहनत से ये लॉ बनाया था, बहुत दिमाग लगा इस लॉ में, देख रहे हो ना आप। मतलब जो चीज जैसी है वो वैसी रहेगी, चाहे वो कहीं भी आई हो, कैसे भी आई हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एटम के बारे में, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो टर्म एटम दिया था वो दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने। तो आपके दिमाग में भी फिक्स हो गया कि भाई इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो एटम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डाल्टन के बारे में। और क्या हो गया, तो डाल्टन ने क्या क्या चीज एटम के बारे में समझाई, तो समझते हैं डाल्टन ने क्या क्या समझाया। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। सर तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि क्या हुआ। तो डाल्टन सर ने क्या काम किया था, चाचा हमारे, ठीक है, चांद सितारे, इन्होंने एटम के बारे में समझाया और इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी। किस तरीके की थ्योरी दी थी, इन्होंने समझाया कि बाबा देखो, सुनो, रुक जाओ, ये जो थ्योरी है ना बहुत अच्छी है एटम के बारे में, मैंने तुम्हें नाम दिया एटम, तो पंडित जी बने थे ये एटम के, भाई नाम देने वाले पंडित जी, ठीक है। इन्होंने अपने चट्टे पिट्टे निकाले, बोले नाम दे दिया मैंने, अब इसके बारे में भी सुन लो ये क्या चीज होती है। तो इन्होंने बताया पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि दुनिया की सारी चीजें, कितनी अच्छी बात बताई, दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलके बनी हुई रहती हैं। तो इन्होंने बोला
ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज द एटम। ऑल मैटर, मैटर ये वाला मैटर नहीं है जो हम लोग खेलते टाइम कर देते हैं, ध्यान रखना। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी भाई पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। ठीक है, एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है। ये भाई ये छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं बाबूजी। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट हम जो बताया कि भैया एक केमिकल रिएक्शन के अंदर या एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। इन्होंने बताया एटम, अरे आइटम नहीं है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो एटम को बनाया जा सकता है ना एटम को बिगाड़ा जा सकता है। अब इन्होंने बताया कि सेम एलिमेंट के एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कैसे होंगे, सिमिलर। अरे याद करो, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एटम यानी कि एलिमेंट वो होते हैं जो क्या काम करते हैं बाबा। अब हाँ वही है बस, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। एलिमेंट वो होते हैं जिनके एटम सिमिलर होते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया बिल्कुल अभी। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या, ऐसे भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, सेम की बता दी तो अलग वालों की तो बता दो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो इनसे पूछा गया साहब एक चीज तो बताओ वो डिफरेंट किस वे में है, तो इन्होंने बताया कि वो दिखने में भी डिफरेंट हो। ये 11 लिख दिया, इसका मतलब ऊपर एलिमेंट है, ठीक है, शॉर्टकट चल रहा है अपना, चलना भी चाहिए, शॉर्टकट सबको पसंद है, ठीक है। तो एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका मास भी डिफरेंट होगा और उसका दिखने में यानी कि अपीयरेंस भी डिफरेंट होगा। इन्होंने बता दिया कि भाई डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट, सेम एलिमेंट के सेम, ठीक है। अब चालू करते हैं नेक्स्ट, और अच्छा खासा क्या होता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, सॉरी एटम आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो एटम्स कंबाइन in simple and small लिखते हैं whole to form the new compound या substance। एटम, अलग अलग एटम आपस में कंबाइन होते हैं, और ये बात इनकी वाकई में सही थी जो थ्योरी में, बाकी तो हमें कोई नई इन्होंने खोज नहीं करी, हम लोग पहले से दिमाग लगाते आ रहे हैं ना, है ना, इतने तो दिमाग है हमें, पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, तो चालू करते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ऐसे करके इन्होंने क्या काम किया, ये थ्योरी दे दी, समझ में आया। तो फटाफट से इतनी कॉपी करो, एक और लिखो इसको फटाफट से, ठीक। चलो लास्ट टॉपिक कह रहा हूँ ले भाई, लास्ट पॉइंट क्या था इनका उसको भी सुन लेते हैं कि रिलेटिव मास एंड काइंड ऑफ एटम, यानी कि रिलेटिव मास एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, रिलेटिव मास and kind of atoms are constant in a given compound। देखो ये पॉइंट कुछ कुछ इससे मिलता जुलता सा है, हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा, अभी मैंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया, तो इसके हिसाब से इन्होंने बताया क्या कि भैया सुनो एक बात हमारी, कि जब कभी भी एक कंपाउंड बन गया आपका, जब एटम कंबाइन हो गए
तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन हुए हैं, तो क्या उनका जो मास आप निकालोगे उनका वो कांस्टेंट नहीं आएगा? ऑब्वियस बात है कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और उनके नंबर और काइंड, यानी कि काइंड के अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, जैसे आप H2SO4 में देखोगे, HCl में देखोगे, CO2 में होगे, तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। तो ये बात ये बता, ठीक। अब इसके बाद जो दिक्कत आने लगी, चलो भाई हमने एटम के बारे में पढ़ लिया, इन्होंने सारी बातें हमें बता दी कि भैया ऐसे ऐसे करके एटम होता है। अब जो दिक्कत आई कि यार बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अब है कि नहीं है ना? तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स के एटम किस तरीके से हम कॉपी में कैसे लिखें? मुझे सोडियम का एटम चाहिए, तो मैं क्या सोडियम को बार बार ऐसे ही लिखूं, सोडियम चिपका रहा हूं क्या बार बार, या उसमें कलर भरूं, किस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट करूं? तो पहली प्रॉब्लम ये यहाँ पे खत्म हो गया, एटम के बारे में पता चल गया थोड़ा बहुत। तो दूसरी प्रॉब्लम आने लगी कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटम या उन एलिमेंट्स को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं? तो पहली दिक्कत ये आई। दूसरी दिक्कत आई कितने हैं। तीसरी दिक्कत आई कंबाइन कैसे हो रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में भी आनी चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि यार सही बात है, कितने सारे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, इतनी सारी चीजें, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इतनी सारी चीजें आप सुनते हो, तो यार कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे दिखाया जाए, कुछ सिंबल बनाया जाए, कुछ चीज हो इनके लिए। दूसरी चीज कितने होंगे, कि मैंने मान लो 2 ग्राम सोडियम ले लिया, तो 2 ग्राम सोडियम के अंदर कितने सारे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि संख्या की दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तीसरी दिक्कत आ रही थी, अब मास कितना है बाबा, एक एटम का मास नहीं पता। तो अब जो हमारे टॉपिक्स चालू होने जा रहे हैं वो इन्हीं 3 समस्याओं को खत्म करने के लिए है। और जो टॉपिक्स हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी चीज है एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी चीज जो संख्या के बारे में हमें दिक्कत हो रही थी वो संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज द मोल, और मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। और चौथी चीज जो लास्ट चीज है इस चैप्टर की, यानी कि एटम आपस में कैसे कंबाइन हो रहा है राजू भैया, तो उसका जवाब कौन देगा, हम ही देंगे और कौन देगा भाई। ठीक है, तो इस चैप्टर में चौथी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। हाँ, एक चीज और, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और सबको पता है सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। इतना अच्छा मोटिवेट किया है आप लोगों ने मेरे को, इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं, उन सब के लिए थैंक यू। और बस थैंक यू।